चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 104 है ना, सेट नंबर 104 के सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट आज की क्लास में जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे आज की डिस्कशन को, आज की क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय अजय, ये फर्स्ट सवाल आज का है। आज का पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना 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 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि वह कौन सी यहाँ पे ऑप्शन में है जिसमें से 7 अगर घटा दें तो इससे 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 मतलब ये पांचों संख्या से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 से घटाते हैं, 7 अगर घटा देते हैं तो ये आपका लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ जाता है, जो कि इवन नंबर से कभी नहीं कटेगा। यहां से अगर हम 7 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1008। यहां 7 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 15। तो यहां भी देखो इवन नंबर है तो ये भी आपका इवन नंबर से ये आपका ऑड नंबर आ गया, ये कटेगा नहीं तो 1008 ही कटेगा। तो 1008 अगर कटेगा, चलिए थैंक यू। अब देखो यहां से एक बात समझो कि 12 से ये कट रहा है कि ये 16 से ये डिविजुअल है, 18 से डिविजुअल है, 21 से डिविजुअल है, 28 से। देखते हैं 12 से डिविजुअल होने का मतलब वो 4 और 3 से डिविजुअल होना चाहिए। तो 3 का मतलब होता है कि योगफल आपका 3 से कटना चाहिए। तो 8 1 9 3 से कटेगा, 4 से भी कट रहा है, 16 से भी ये आपका डिविजुअल हो रहा है, 16 से भी आपका कटेगा, 8 से भी कटेगा, और यहाँ ये 16 से भी आपका 16 छक 96, और यहाँ पे आपका आ गया 48, 16 से भी कट रहा है। 18 से कटने का मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 से कट रहा है। 21 से मतलब ये 7 से कटना चाहिए और 3 3 से कट ही रहा है। 7 से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपका 7 28 7 सभी से ये संख्या कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 12 16 18, 12 16 18 21 और 28 का एलसीएम और प्लस यहां पे 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी करके आप देख लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सविता जी, ठीक है। अगले सवाल की बात करें कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। यहां से याद रखना कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम पानी की आयतन कितने घन मिलीलीटर होगा, यह बोला गया है। तो याद रखना कि 1000 ग्राम पानी का आयतन जो होगा 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो बताओ यहां से 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब 1 घन सेंटीमीटर बराबर जो होता है वो मिलीलीटर में मिला है, मिलीलीटर में, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1000 घन मिलीलीटर, है ना। एक घन से एक मतलब 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, है ना, 1 घन मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना क्या है कि 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम की अगर बात किया गया तो 0.1 ग्राम मतलब 1/10 ग्राम, है ना। 1/10 ग्राम की अगर बात किया गया तो 1/10 ग्राम की अगर बात किया गया तो यहाँ पे 1000 को 1/10 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ गया कितना 100, आ गया कितना 100। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर सी। राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां पे आप पर डिपेंड करता है यूनिट पे, आपके यूनिट कैसे आप याद रख पा रहे हैं उसी पर आपका ये सवाल बनेंगे। अगर यूनिट याद नहीं रहेगा तो सवाल आपका यहां पे नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान देना। अगला सवाल बोला है कि एक पेंटिंग शो में देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से आपकी दुगनी हो जाती है। तो यहां पे बोला कि यह शो मंडे को चला है, सोमवार को चला है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब ये मंडे को स्टार्ट हुआ है, ये मंडे को स्टार्ट हुआ है और मंडे को स्टार्ट होकर शनिवार को दर्शकों की संख्या आपका 6400। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे आपका दुगना बढ़ते जा रहा है। अगर यहां पे 1 होगा तो यहां 2 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे
6 यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे दुगना 32 होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर 6400 है तो इसका मतलब इससे दुगना रहा होगा तो ये आपका 3200 आएगा, और इससे दुगना होगा तो इधर से बढ़ते जा रहा था, आधा होते चल जाएगा, तो ये आपका 1600 और ये आपका 800, ये आपका 400 और ये आपका कितना होगा 200। मंडे मतलब जब स्टार्ट हुआ था उस समय दर्शकों की संख्या कितना था, 200 था, 200 मंडे को जब स्टार्ट हुआ था इसका संख्या 200 था और 200 आंसर हो गया, क्योंकि पिछले दिन से आपका दुगना होते जा रहा है, तो जब हम वापस जाएंगे तो आधा करते हुए चले जाएंगे और आंसर आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल बात कर रहा है कि 6 और 24 आपके गुणोत्तर हैं, तो याद रखना ए और बी, अगर ये ए और बी अगर ये इन जीपी में होगा तो याद रखना इसका जो होता है वो क्या होता है, इसका अगर जीपी में तो गुणोत्तर जो माध्य होगा, मतलब गुणोत्तर जो माध्य होगा जी एम जो होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा ए बी होगा, रूट ए बी। तो यहां से अगर गुणोत्तर माध्य की अगर बात करें किया जाए तो यहां पे ए बी का बात निकालेंगे तो ए और 24 ये आ जाएगा आपका 144, 144 का आपका रूट आ जाएगा 12। बहुत आसान सवाल था मेरे भाई, अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखो y प्लस 1/z इक्वल टू 1, x प्लस 1/y इक्वल टू 1, और निकालना है आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो यहां से एक बात समझो कि हम ऐसे वैल्यू को मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है, आपके पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल 1 2 3 तीन वेरिएबल है, एक को आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर एक को कुछ भी मान सकते हैं इसका मतलब यहां पे अगर 1 है, यहां पे 1 है तो y के बदले 1/2 मान लो, तो ये 1/2 तो z को 2 मान सकते हैं, 1/2 आपका 1 हो गया। कैसे मानेंगे इस बात को ध्यान देना, कैसे हम सोच पाएंगे, क्योंकि यहां पे z है, यहां पे z है, यहां पे 1 लाना है, हर हाल में 1 लाना है, तो ये 1/2 हो जाता है, अगर ये 2 हो जाता है 1/2 तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हाफ हो जाएगा। इसका मतलब y का बराबर आपका 1/2 माने तो y बराबर अगर 1/2 माने तो ये आपका 2 पर चल जाएगा, 2 पर चल जाएगा, तो x का क्या वैल्यू रखें, इसको सॉल्यूशन करने के बाद 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू रखेंगे कितना 1। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, x बराबर आपको -1 रखना पड़ेगा, y बराबर आपको 1/2 रखना पड़ेगा और z बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा। आप जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस तरीके से आप सोच सकते हैं उस तरह से आप इसमें सोच सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि 1/2 ही सोचना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हम ये भी कर सकते हैं z को 1 मान लें, z को -1 मान लें और y को 2 मान लें, तब पर भी आपका ये कंडीशन बनेगा। इसके बाद x का मान आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे आप जैसे इसको सोच सकते हैं वैसे सोचना है और बना लेना है। तो यहां से आपको निकालना है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड -1 1/2 और इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया कितना -1, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। आप चाहे कैसे भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है वो आप कैसे इसमें देखने के बाद आप सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे। जैसे एक एक को मानना है आपको, एक को जैसे ही मानेंगे ऑटोमेटिक दूसरा जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा खुद आपको बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखो यहां भी हम कल इस प्रकार के सवाल को आपका जिक्र किए थे कि जब भी p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 हो जाए तो r को हम 0 मान लेंगे। तो बताओ ये आपका 1 और ये -1 मान सकते हैं कि नहीं। जब भी आपका यहां पे आपको लिखाए थे, आपको बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो आप दो कंडीशन इसमें कर सकते हैं, 1 -1 0, या आप ये कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बटा में 0 कभी नहीं आना चाहिए, तो ये आप ये भी कर सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां r बराबर 0 माने तो ये आपका 0, ये आपका 0, बटा में 0 नहीं आया, तो 1 या 1 का स्क्वायर 1 और p क्यू मतलब ये -1 और q आपका -1 का होल स्क्वायर +1 और ये q आपका हो जाएगा 1। तो यहां से ये कट जाएगा और सॉरी ये कट जाएगा और यहां से आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, बताएंगे। अब अगले सवाल की बात करता है। यहां पे देखिए ये सवाल एवरेज का सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बात को ध्यान देना। कह रहा है यहां से ए बी और सी का औसत बोला गया है 44 है,
जब कह रहा है कि डी को जब इसके साथ सम्मिलित किया जाता है, जब डी को सम्मिलित किया जाएगा तो डी का औसत जब डी को सम्मिलित किया जाए औसत भार आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझना कि ए बी सी और डी को जब सम्मिलित किया तो एवरेज आपका कितना हो गया, 80। ये 84 से 80 कब हुआ, जब डी को सम्मिलित किया गया। तो डी का यहां देखो निकालने का, डी का वजन कितना होगा ये निकालने की बात समझेंगे। जब ए बी सी का औसत 84 था, जब डी को सम्मिलित किया तो घट गया। तो कितना घट गया, किसमें घटा मेरे भाई, पहले 84 था, जब डी को सम्मिलित किया तो आपका घट गया कितना, 4। और कितने लोगों के लिए घटा, 4 आदमी के लिए घटा। तो 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, तो ये आपका 68 केजी हो जाएगा। मतलब डी जो होगा वो 68 केजी हो जाएगा। गुड इवनिंग मेरे भाई, 60 केजी हो जाएगा, इस बात को समझना। अब कह रहा है कि ई का जो भार है डी के भार से 3 केजी अधिक है। ई का जो भार है, ई का भार जो है डी से 3 केजी अधिक है। तो डी से 3 केजी मतलब 68 प्लस 3 करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 71 केजी। 71 केजी ई का हो गया। क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, नहीं है। अब बोला कि ई बी सी डी का औसत भार आपका 79 है। देखो यहां से ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए को सम्मिलित किया, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का यहां पे 79 है। तो 79 को 4 संख्या है, तो 79 को यहां से करेंगे तो 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 28 से 3 आपका यहां पे हो जाएगा कितना, 31 हो जाए, 316 हो गया। यहां पे हर हाल में आपको चाहिए ए का भार चाहिए। तो देखो यहां से ई बी सी डी का इतना आ गया, इतना आ गया। तो आपको देखो यहां से क्या निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से ई का वजन आपको मालूम है, ई का वजन मालूम है, और ये आपका यहां से 316 आ गया। तो बताओ यहां से आ जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस डी, और ये 71 उधर जाके घट जाएगा। तो 6 में से 1 गया 5, और 71 मतलब 11 में से 7 चला गया, तो 11 में से 7 चला गया तो आपका 4, और ये आपका आ गया 245, है ना। 200 कितना आ गया, 55 16 45, है ना। तो ई का यहां पे बीसीडी का मान इतना आ गया। अब देखो यहां से बीसीडी का मान आ गया तो ए का वैल्यू निकालना है। तो एक बात समझो कि ए बी सी डी 80 है, तो 80 को हम कितना गुना करेंगे, 4। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान आ गया। अब इसमें बी प्लस सी प्लस डी का मान 245 है, तो ये आपका घट गया 8 चौक 32, 320 में से 245। तो यहां से आंसर आ जाएगा कितना, 5 आ गया। और यहां से आपका आ गया कितना, 11 में से 4 चला गया तो 7, और ये आपका खत्म। तो ये आपका 75 केजी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी 75। ये स्ट्रीम और बोट स्ट्रीम का तो क्वेश्चन डाला हुआ ही है, ठीक है। डीवी तो मालूम है मिथुन गुप्ता, लेकिन हमको चाहिए किसका, ए का मान चाहिए। तो बी सी बी प्लस सी प्लस डी का मान चाहिए। तो बी प्लस सी प्लस डी का मान अगर हमको मुझे निकल जाता है, तो यहां बी सी डी का मान निकल जाता है, तो बी सी डी का मान यहां पुट कर देंगे, तो यहां से ए का मान निकाल लेंगे आराम से, 75 केजी। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला गया है, इस बात को देखो, यहां पे बोला गया है मेरे भाई कि 3 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग। कभी भी जब भी अगर अंक वाले सवाल आपके आ जाए इस टाइप का, है ना, जब भी अगर इस तरीके से अंक वाला सवाल अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना है। कहा कि अंकों का योग आपका 10 है, तो बताओ ये 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग 10 कभी हो सकता है। 4 3 7 1 8 आया, 5 2 7 3 10 है, और 7 4 11, ये दोनों में आपका खत्म हो गया। या तो ये होगा या तो आपका ई होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला कि इसमें से दाही अंक, इसमें से जो दाही अंक है दोनों अंकों के योग, शेष दोनों अंकों के योग के बराबर है। 2 और 3 5, मतलब ये दाही अंक दोनों संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, अगर अंकों को, ये सेटिस्फाई हो गया, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या
अंक को जब पलट देंगे तो ये अंक को जब पलटेंगे तो 3 5 2 होगा। तो कह रहा है कि ये इससे कह रहा है 99 अधिक है, तो देखो घटा के 99 अधिक है तो ये 9, और यहां से भी आपका 9, मतलब ये 99 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बाय ऑप्शंस आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सही आंसर हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। बाय ऑप्शन ही बनाना है ये सवाल को, ये कभी भी क्वेश्चंस आ जाए तो इसको बाय ऑप्शन ही बनाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे ध्यान देना, करा एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का आयु का अनुपात 4:3 है। ये 4:2 कितना है? 3 है, मतलब हस्बैंड और वाइफ का 4:3 है। और कह रहा है कि 4 साल बाद, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है 4 साल बाद, इसका रेशियो जो है वो 9:2 आपका कितना है? 7 है। अब यहां पे ये 4 साल बाद ये हुआ है तो यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 साल जुटेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करेंगे, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 1 यूनिट आएगा। और यहां पे देखो 4 दूनी 8, मतलब 9 चौक 36, 7 चौक 28, मतलब यहां पे 8 का अंतर आ जाएगा, 4, 1 यूनिट बराबर 8 हो गया। 1 यूनिट बराबर 8 हो गया तो प्रेजेंट इसका एज देखने को मिला कि 8 चौक 32, हस्बैंड का एज आपका आ गया कितना? 32, और इसका एज आ गया 24 एज आ गया। अब कह रहा है कि इसमें कितना साल पहले इसका शादी हुआ था? तो कितना साल पहले शादी के समय इसका आयु आपका था 5:3, मतलब शादी प्रेजेंट एज, अभी दोनों का एज आपका इतना है, अभी दोनों का एज आपका इतना है, अभी वर्तमान एज आपका दोनों का इतना है। तो कितना साल पहले शादी रहा होगा? तो यहां से देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो मेरे भाई, 32 माइनस x साल पहले शादी, और इसका भी दोनों का शादी सेम ही समय में हुआ होगा, तो ये आपका 5:3। तो ये क्रॉस करके x का वैल्यू निकाल लेना। तो यहां पे हम बाय ऑप्शन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे 5 चाहिए तो 5 चाहिए, 5 का गुणज आपका 20 होगा या तो 30 होगा। 2 साल कहीं ऑप्शन में दिया है तो 12 दिया हुआ है, तो 12 यहां पे अगर घटाएंगे तो यहां से देखो 12 अगर घटाते हैं तो 12 घटाएंगे तो ये आपका 20, देखो 5 का गुणज आ गया, और यहां भी आपका 12 घटाएंगे तो ये 12 3 का गुणज आ गया, और ये कट कर आपका 5:3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शंस आपका क्या है? सी इज द राइट आंसर। या आप इसको सॉल्यूशंस कर लेना, इसको सॉल्यूशन कर लेना, तो ये आपका 3 दूनी 96, और ये आपका आ गया 3x, और ये आपका आ गया 120, और ये 5x। तो यहां से सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा कितना? तो 5x उधर जाएगा तो आपका ये हो गया 5x प्लस में जाएगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 96, 96 मतलब 96, और यहां पे आ गया कितना? 24। तो ये कट जाएगा आपका x बराबर कितना? 12। आप ऐसे भी बना सकते हैं और बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से। किसकी शादी नहीं हो रही है? हाँ, सबकी शादी हो जाएगी, बस आपको TRE 4 में आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अगले सवाल की बात किया है, यहां पे ध्यान देना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो सब के बराबर हम कुछ मान लेते हैं, a पर पावर x और b पर पावर y और c पर पावर z, और सब का वैल्यू k मानते हैं। तो यहां से अगर हम यहां से a का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इसके बराबर है, ax बराबर k हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करें निकालने के लिए तो a बराबर आपका हो जाएगा क्या? k पर पावर x। इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा k पर पावर y, और इसी तरह से c बराबर हो जाएगा k पर पावर 1/z। ये उधर जाएगा तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब देखो यहां से आपसे क्या बोला गया? b का स्क्वायर और ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ 20 का स्क्वायर इक्वल टू AC होगा। ठीक है, AC होगा। अब देखो यहां से b का मान क्या होगा? तो b का मान आपका k है, b का मान k है, और k स्क्वायर है मतलब 2/y होगा। और उसके बाद यहां से देखने को मिला a का मान आपका k पर पावर x,
k पर पावर 1/x इंटू आपका हो जाएगा c का वैल्यू k पर पावर z। तो k सेम है तो ये 2/y, और यहां पे जब k सेम है तो पावर जुट जाएगा, और जुटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/x प्लस 1/z। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस z और बटा xz हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, y का मान पूछा है, तो y का मान पूछा है मेरे भाई, ये आपका इधर गुना हो जाएगा, पलट देंगे तभी y का मान आएगा, तो 2xz और बटा x प्लस z, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बात समझ पाए मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ। आप डायरेक्ट भी यहीं पे, आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां तक, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब ये हम जानते हैं कि ये आपका के बराबर है, तो के बराबर मतलब ये आपका आ गया, ये y है तो उलट के लिखेंगे, और ये a है तो a का आपका उलट के लिखेंगे x, और ये आपका c है तो z उलट के लिखेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे डायरेक्ट। लेकिन ये कंडीशन आपको आना चाहिए तभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? चलिए अगला देखो, यहां पे बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो बोथ साइड अगर लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड अगर लॉग ले लेते हैं, तो यहां पे देखो ये लॉग ले लिए, तो लॉग ले लिए तो ये x आपका बाहर चला जाएगा गुणांक में। अब ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है यहां तक, है ना? अब देखो यहां से किसका मान क्या है, ये 3 फिर जाके इधर आ जाएगा, तो 3x और लॉग यहां पे 10, और ये आपका मान दिया हुआ है कितना, और याद रखना कि लॉग आपका 10 जो होता है, तो लॉग 10 आपका कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 मान लेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 1। तो यहां से 3x बराबर आपका हो गया कितना, तो x बराबर हो गया 3 से अगर काटेंगे तो 3 इकाई 3, ये कट जाएगा 3 से, तो 3 इकाई 3 और ये 5 या 15, 2 27 9 या 27, मतलब x बराबर आपका आ गया कितना, x बराबर इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ, किसी को कोई भी परेशानी अगर यहां तक है तो बताने की कोशिश करो। क्लियर है यहां तक भाई, बोलो। अगले सवाल की बात करते हैं। देखो यहां पे सवाल, ये सवाल थोड़ा सा क्या है ना, समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत आसान सवाल है। देखो यहां से कि कह रहा है कि खदानों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती, जो खाने योग्य है उसमें 10% की आपका क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, और दूसरे खर्चों में 15% की वृद्धि होती है, मतलब खाने वाले योग्य वाला में। हाँ, तो यहां पे अगर यहां पे बोलेंगे खदानों खाने वाला योग्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो दूसरे खर्चों पे 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि एक कर्मचारी के खदानों पर खर्च और दूसरे मदों पर खर्च का रेशियो दिया हुआ है 2:5, मतलब यहां पे याद रखने की कोशिश करना कि खदान पे खर्च और अन्य मदों पर जो खर्च है उसका रेशियो दे रखा है कितना, 2:5। इसको अपने मन से मान लेते हैं, इसको अपने मन से इस रेशियो को मान लेते हैं 0, और इसको भी मान लेते हैं 0, मतलब ये आपका खर्च का रेशियो दे रखा है, तो खर्च ये लिख लिए, कोई दिक्कत यहां तक, जो दिया था वो लिख दिए। ठीक है, अगला देखो क्या बोला है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे बोला कि यदि पहले इसका वेतन 2590 है तो इसका वेतन में कितने % की वृद्धि करनी होगी, जिससे अपनी अपनी खपत पर पूर्वता रखा जाए, मतलब खपत जो होगा
खपत जो होगा वो जितना पहले खपत था उतना अभी भी खपत है, तो खपत सेम था, सिर्फ वृद्धि हो गया किसमें, किसमें वृद्धि हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गया, मूल्य पे वृद्धि होगा तो खर्च में वृद्धि होगा, अरे मूल्य बढ़ेगा तो खर्च अपने ऑटोमेटिक बढ़ेगा। खपत आपका दोनों जगह सेम है। अगर 10 केजी लेना है तो 10 केजी कल भी ले रहा था, आज भी ले रहा था, लेकिन क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हो गया। तो यहां पे देखो, यहां पे कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि ही निकाल दो, तो कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि हुआ, तो इसमें 10% की वृद्धि हुआ तो दो, मतलब यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, वृद्धि ही लेंगे, तो 2 की वृद्धि हुआ। यहां पे देखो 15% की वृद्धि हुआ, तो 15 पचे 75, मतलब ये आपका 7.5 की वृद्धि हुआ, 7.5। तो टोटल देखो कितना वृद्धि हुआ, 7 और 2 9.5 की वृद्धि हुआ। तो ये आपका जो 2590 था, 2590 पहले था, पहले का वेतन, तो टोटल आपका खर्च, ये टोटल जितना कमाता था ये खर्च कर दिया, तो यहां पे देखो टोटल कितना आपको कमा रहा है, तो यहां पे आपका 70 यूनिट बराबर इतना, तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि आपका 9.5 हुआ। ये कट जाएगा, 7 तिया 21, 4 7 7 49, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 7 नमा 63, 9 तिया 27, 7 नमा 63 और 9 तिया आपका 27, 27 और 6 33, और इसका आधा 37 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 36 का आधा 18, तो ये 18 पॉइंट हो जाएगा। तो 5 8 3 11, 3 1 4, 4 1 5, मतलब ये आपका गुना होकर आ जाएगा इतना। तो गुना होकर इतना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में वृद्धि वृद्धि हुआ आपका कितना, 351.5, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान देना, है ना। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, बताओ मेरे भाई। ई ऑप्शन हो जाएगा, ई इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली बात बोला गया है यहां से, अगला देखो, करा कि 2 दुकानदारों के पास एक जैसी सिलाई मशीन थी, आप प्रत्येक का कीमत आपका 700 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब 700 रुपया अंकित मूल्य है, और ये 700 रुपया आपका एमआरपी है, और एमआरपी आपका दोनों का सेम है, दोनों का एमआरपी क्या है, दोनों का एमआरपी आपका क्या है, सेम है, तो ये 700 आपका एमआरपी यहां पे दिया हुआ है। बोला गया है यहां पे एक बात समझो, बोला गया है यहां पे क्या, यहां पे बोला गया है कि एक दुकानदार ने 30% और 6% का 2 क्रमागत छूट दिया। तो पहले दुकानदार पर छूट की अगर बात किया गया, तो देखो यहां से 30 प्लस 6 और माइनस 6 तिया 18, तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो 36 ये आ जाएगा आपका 34 पॉइंट कितना, 36 में से 1.2 1.8 घटेगा तो 135, ये आपका आ गया कितना, इतना परसेंट का डिस्काउंट होगा, इतना परसेंट का डिस्काउंट। दूसरे वाले की अगर बात किया जाए, तो दूसरे वाले की अगर बात किया जाए तो यहां पे आपका 20 प्लस 16 और माइनस 20 गुना आपका ये 16, तो ये परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये भी आपका टोटल छूट हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया कितना, 36 और 16 दूनी 32, 3.2, तो 3.2 अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ये 8 आ जाएगा, यहां बच जाएगा 5 में से 3 2, तो ये आपका इतना आ गया। एक बात बताओ कि जितना आपका छूट में अंतर होगा उतना आपका विक्रय मूल्य में भी अंतर होगा, तो वही विक्रय मूल्य में ही अंतर होगा, जितना छूट का अंतर होगा उतना भी विक्रय मूल्य का अंतर होगा। तो 12 में से 8 गया 4, और यहां 4 में 3 बचा, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, इतना परसेंट का अंतर होगा। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य दोनों का सेम है और दोनों के बीच का अंतर आपका इतना दे रखा है मेरे भाई, तो पॉइंट हटाएंगे ये आ जाएगा, तो ये आपका 9.8 रुपये का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16.8 जिसका है वो गलत है, वो नहीं होगा, आपका 9.8 आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे अंतर 1.4, जितना डिस्काउंट पे अंतर होगा उतना ही एसपी पे भी अंतर होगा, ये ध्यान रखना, एसपी पे भी उतना ही अंतर होगा। 9.8 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल की बात किया कि एक धातु में जस्ते और तांबा का अनुपात 5:8 है और दूसरी धातु में यह अनुपात 5:3 हो जाता है। तो पहले वाले मिश्र धातु की अगर बात किया गया
और दूसरे वाले मिश्र धातु की अगर बात किया गया तो पहले वाले मिश्र धातु में अगर बात करें तो जिंक और कॉपर का रेशियो आपका 5:2 कितना होगा 8, और इसमें 5:2 कितना 3। देखो यहां से 5 8 5 कितना 13, और यहां 5 3 कितना 5 3 8। यहां पे क्या बोला गया, दोनों धातुओं की बराबर बराबर मात्रा पिघलाने पर बने मिश्रण में जस्ते और तांबे का अनुपात क्या होगा। जस्ते और तांबे का अनुपात बोला कि इसमें से भी और इसमें से भी बराबर बराबर का मात्रा मिलाया गया, तो बराबर बराबर मिलाएगा तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहां पे कितना गुना 8 गुना, और यहां पे कितना गुना 13, तभी तो बराबर हो जाएगा। तो यहां से 8 किए हैं तो यहां भी 8 गुना करना पड़ेगा, यहां भी 8 गुना करना पड़ेगा, सभी रेशियो में 13, और यहां भी 8 पंचे 40 और 13 पचे 65, 105 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे 13 तिया 39, 88 64, 64 और 40, 64 और यहां पे 40 हो जाएगा 104, एक कम हो जाएगा मतलब 103। मतलब यही आपका नया बर्तन में जब दोनों को मिला दिया जाएगा, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें रेशियो किसका, जिंक और कॉपर का रेशियो कितना होगा, आप देख रहे हैं 105 रेशियो 103 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां किसी को कोई डाउट नहीं ना। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल यहां पे ध्यान रखना, ये सवाल आपका क्या है, ये सवाल आपका क्या है, ये आपका और पार्टनरशिप का सवाल है। देखेंगे पार्टनरशिप के सवाल। बोला गया कि ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने यहां पे 36 ए ने 3600 रुपया 8 माह के लिए लगाया, और बी ने कुछ पूंजी लगाया। कितना पूंजी लगाया ये पता नहीं, तो पी आपका पूंजी लगाया और ये 6 माह के लिए रहा। कितना माह के लिए, 6 माह के लिए। तो एक बात बताओ कि हम लोग के अनुसार इसका रेशियो इसका इतना, और ये P गुना आपका 6 हो जाएगा A बटा B। ये आपका किसका हो जाएगा मेरे भाई, ये लाभ का रेशियो हो जाता है, लाभ का रेशियो। ठीक है, हम लोग के अनुसार लाभ का रेशियो इतना, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि B को कुल लाभ का 15/31 मिला है। तो ये 15/31 मिला है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ होगा, 31 टोटल लाभ हुआ होगा, जिसमें बी को मिल गया कितना 15, तो यहां पे ए को मिल जाएगा कितना 16। ए को कितना मिल जाएगा 16, क्योंकि बी को कुल लाभ का 15/31 मिला है, मतलब 31 टोटल लाभ है, तो बी को 15, तो जो बचा हुआ वो ए को मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 16/15। तो एक्स यहां पी निकल जाएगा आराम से, 8 दूनी 16, और ये कट जाएगा आपका कितना 1800, और ये कट जाएगा आपका कितना 300। तो P का मान आ गया 15 या 45, मतलब कि B जो अपना पूंजी इन्वेस्ट किया, P जो है B की पूंजी आपका कितना आ गया 4500, ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ याद रखना मेरे भाई कि ये आपका क्या होता है, इसका जो प्रॉफिट होगा वो पूंजी गुना आपका क्या होता है, समय होता है। पूंजी गुना आपका समय होता है। ठीक है, पूंजी गुना आपका समय होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल की बात करते हैं। ये अर्जुन बैच आपका है 4.0, जिसे भी लेना है, जो भी लेना चाहते हैं, ये इसमें 4000 प्लस क्वेश्चंस आपके दिए गए, और 4000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाता है। 499 में ये बैच है, 6 to 8 और 9 to 10 सभी के लिए आपका है ये बैच। ठीक है, अगला देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी कोई व्यक्ति है और इसको 20 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहां पे आपका टोटल वर्क की अगर बात किया जाए तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 60। ये टोटल वर्क है, तो ये आपका 20 तिया 60 और 15 चौका 60, इसका क्षमता पता चल पाया। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, अब क्या कर रहा है, इस बात को देखो, एक बात देखो यहां क्या कर रहा है, उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य को संभाला। तो उन दोनों ने कार्य 6 दिन तक किया, मतलब 6 दिन की कार्य को अगर देखा जाए तो ए प्लस बी आपका 6 दिन तक काम किया। तो ए प्लस 7 42, मतलब ये 4 3 7, मतलब इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 4,
तो 4 3 7 7 6 42 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना 18। और ये काम जो करेगा यही आपका रेस्ट वर्क हो गया। तो ये रेस्ट वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। अब जब ये वर्क है ये बी नहीं करेगा, क्योंकि बी के साथ स्थान पर, बी के स्थान पर कौन आ गया, सी। बी के स्थान पर सी आ गया और कह रहा है कि ये 4 दिन में सारा काम समाप्त कर देता है। तो बताओ यहां से 4 दिन में अगर काम समाप्त को कर देता है, तो यहां से अगर हम निकालें इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी का, तो ये 18 दिन में काम, 18 यूनिट को 4 दिन तक काम समय लगा, तो 4 दिन में लगा, तो यहां से आपका आ गया 9/2, मतलब ए प्लस सी की इफिशिएंसी 9/2 हो गया, जिसमें इसकी इफिशिएंसी अगर 3 है तो इसका इफिशिएंसी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 जाएगा, उधर घटा देंगे तो ये आपका आ गया 3/2। अब कह रहा है यही काम को सी करेगा, अकेले इस काम को सी करेगा, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सी की क्षमता 3 है, तो 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका आ गया 20, तो ये कितना आ गया 40 डेज में। मतलब सी अकेले इस काम को करेगा तो कितना दिन में, 40 डेज में, 40 डेज में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। 40 डेज में इस काम को कंप्लीट पर। किसी को कोई अगर डाउट है कहीं पे भी तो बता दो। यहां पे दोनों मिलकर काम किया 60, अब कह रहा है 6 दिन तक काम किया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी काम किया 6 दिन तक, 6 दिन में कितना काम कर चुका है, 42 काम कर चुका है, तो 42 काम घटा दिए तो बचा 18 काम। ये 18 काम क्या हुआ, बी छोड़कर चला गया, तो बी छोड़कर जब गया तो बताओ कौन कौन काम करेगा, ए तो रहेगा, ए बी के जगह पर सी आ गया, तो ए प्लस सी इस काम को करेगा। कह रहा 4 दिन में इस काम को कंप्लीट किया। तो इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी, तो 18 यूनिट को 4 दिन में काम किया, तो 1 यूनिट को कितने दिन में, मतलब 1 दिन में कितना यूनिट काम किया, 9/2, तो 9/2 ए प्लस सी का है, ए का मान 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला बात किया है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, तो तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है। देखो यहां पे एक बात समझना, क्या कह रहा है, यहां पे 2 पाइप है, मान लेते हैं कि ए पाइप एक है, बी ए, दूसरा बी, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी करते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भर रहा है 20 मिनट में, 24 मिनट में, और ए प्लस बी माइनस सी कितने, तीनों, जब ये तीनों पाइप एक साथ अगर खाली कार्य करता है तो 15 मिनट में भर देता है, 15 मिनट में तीनों मिलकर। तो क्षमता यहां से अगर बात करें कि क्षमता कितना होगा, तो देखो ये आपका हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा, तो 20 छक 24 पंचे 15 8। तो यहां से एक बात समझना कि इसका मान 6 है, इसका मान 5 है, और सब मिलाकर 8 है, तो ये आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, -3 होगा, तभी जाके 6 5 11, 11 में से 3 जाएगा, तभी 8 हो पाएगा, 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है, ठीक है ना, क्या कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो यहां से 3 यूनिट, अब कह रहा है कि ये खाली कर रहा है, मतलब 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो 3 यूनिट खाली करने में 3 गैलन लग रहे हैं। कितना गैलन लग रहे हैं, 3 गैलन, तो 3 गैलन लग रहे हैं। तो यहां पे एक बात देखो, 3 यूनिट मतलब ये कितना गैलन आपका, मतलब ये 3 यूनिट बराबर 3 गैलन, तो इसका देखते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, तो 120/3 यूनिट 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है, तो देखें कितना मिनट काम कर रहा है, और 3 गैलन, 1 मिनट में 3 गैलन, तो 3 यहां गुना कर देंगे, तो ये आपका आ गया कितना 40, और ये 40 दिया 120, मतलब इतना गैलन आपका रहेगा, है ना, मतलब इतना गैलन 120 गैलन, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, 120 120, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई भी दिक्कत अगर है तो बताओ मेरे भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट बराबर 3 गैलन, तो यहां 3 यूनिट मतलब ये कहेंगे कितना मिनट में कितना मिनट आपका लगेगा, तो 40। 1 मिनट में देखो वहां पे 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 मिनट में कितना 120 गैलन।
क्या कर रहे हैं सर अब? MS पोस्टमार्टम कोई दिक्कत है बताओ? अब कह रहा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े, देखो ये क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब कोई आदमी यहां पे है, कोई यहां पे आदमी है ना, कोई आदमी यहां पे है। एक ट्रेन क्या करता है, एक ट्रेन इसको पार करता है कितना सेकंड में? बोला कि 4 सेकंड में इसको पार कर जा रहा है, 4 सेकंड में इसको पार कर जा रहा है। फिर कह रहा है कि इसी गाड़ी के विपरीत, इसी गाड़ी के विपरीत मतलब इधर से आता है। अब कह रहा है कि ये अनुभव किया कि 5 सेकंड में पार कर जा रहा है। अब कह रहा है दोनों गाड़ियों का लंबाई बराबर है, मतलब ये भी एल होगा, ये भी आपका एल होगा। तो कह रहा है दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहां से देखो स्पीड वन एल, एल बटा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड बराबर दूरी बटा आपका समय हो जाएगा। और यहां पे S2 जो होगा एल बटा आपका कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा, तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहां से पूछा गया समय क्या होगा? तो समय बराबर आपका देखो यहां पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड आपका जुट जाएगा L+4 और L+5। तो ये आपका हो गया कितना? 5 × 20, 9L हो जाएगा, हाँ या ना? तो मतलब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। तो समय बराबर आपका हो गया, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी, दूरी कितना? ये आप खुद की दूरी को क्रॉस करेगा दोनों अपने, तो 2L और 9L और 20 ऊपर चल जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40/9, 40/9 सेकेंड आ जाएगा। मतलब 4 सही 4 बटा आपका 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना? 17 का लास्ट लाइन एक बार देखो। यहां पे क्या है कि 3 यूनिट 3 गैलन, 3 यूनिट 3 गैलन के बराबर है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। तो प्रति दर से खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करे, इसका मतलब 3 यूनिट खाली करने में 3 गैलन की आवश्यकता पड़ती है। तो 120 टोटल क्षमता को खाली करने में कितने गैलन की जरूरत पड़ेगा? तो यहां से आपको पहले कितने मिनट लगेगा? पहले ये 3 यूनिट खाली करने में लग रहा है 1 मिनट में, तो 120/3 करेंगे तो 40 मिनट लगेगा। और 1 मिनट में 3 गैलन खाली हो रहा है, तो 1 मिनट में 3, तो 3 गुना कर दिए, 4×3=12, मतलब 4×3=12 मतलब 120 गैलन। ठीक है, क्लियर है? बताओ समझ पाए ना? अगला देखो यहां पे बोला गया है बी, हाँ बी आंसर होगा। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस लौटकर 12 घंटा में प्रारंभिक बिंदु पे जाता है। मतलब यहां से मान लेते हैं गया और फिर यहां से वापस यहां पे आया ना, और टोटल कितना समय लेता है? 12 घंटा समय लेता है। तो देखो यहां से धारा का चाल दिया है, मतलब वाई बराबर आपका 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो मोटर बोट की शांत में चाल मतलब एक्स का चाल निकालना है। तो यहां से बोलो कि वो धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम और वापस आया डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर गया, तो 35 किलोमीटर गया मतलब ये आपका अप स्ट्रीम में चाल घटता है, मतलब वाई का आपका जो धारा का चाल नाव के चाल में घट जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वाई का चाल दे रखा है। फिर वही दूरी को आया है वापस, तो x+1 हो जाएगा और टोटल समय 12 घंटा। अब देखो यहां से 35 35 है, तो पूरी तरह से ये डिविजुअल होगा तभी तो 12 आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, मतलब ये आपका डेसिमल में नहीं, तो पूरी तरह से कटना चाहिए। तो पूरी तरह से अगर कटना चाहिए मतलब 35 आपका 7 से कटता है और 5 से कटता है। तो 7 से कटने का मतलब ये और 5 से कटने का मतलब अगर हम 6 मानते हैं तो 6 और 6 में से गया 5, ये कट जाएगा 7 बार में, 6 के साथ ये 5, 7 5 12, मतलब बाय ऑप्शन ही इसको सॉल्व कर लेंगे, बाय ऑप्शन ही यहां पे लगा देंगे। तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले भाई? 3 कैपेसिटी है सी का, इजी कर दिए इस सवाल को थोड़ा। हम्म
है ना, 3 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 120 का, तो 120 का 3 से डिवाइड 45 मिनट, और 1 मिनट में 3 गैलन, तो 45 मिनट में कितना गैलन खाली होगा, वही हो जाएगा, ठीक है ना, 120। अगला कह रहा है कि नितिन कुछ धन उधार लिया जिस पर वो 3 वर्ष का ब्याज दर देता है। अगर 3 साल के अंदर वो रिटर्न कर देता है, 3 साल के रिटर्न कर देता है, तो याद रखना 3 साल के अंदर अगर रिटर्न कर देता है तो 6% लगेगा, तो 3 गुना 6, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एसआई हो जाएगा। फिर अगले 5 साल के लिए 9% लगाया, अगले 5 साल के लिए 9% लगाया, तो ये आपका 9×5 = 45% हो जाएगा। लेकिन यहां देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया कि 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% लगाया, लेकिन यहां पे 11 वर्ष का ही कुल ब्याज इतना दिया है, तो 5×3 8 खत्म हो गया, 11 साल ही लेना है, तो ये आपको टोटल 11 साल ही लेना है, तो 5×3 8 खत्म हो गया, तो ये आपका 3 ही साल तक रहेगा। कितना परसेंट की दर से, 13% की दर से, तो 13 3 आपका 39% हो जाएगा। और यहां देखो टोटल आपका ब्याज, टोटल एसआई जो होगा मेरे भाई, तो 9 8 5 9 8 17 17 और 5 आपका हो गया 22, और 4 3 7 7 1 8 8 और 2 आपका 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। मतलब यहां से 102% मतलब ब्याज आपको मिल रहा है 11 साल में इतना, मतलब 102% बराबर इतना मूलधन हम जानते हैं 100% ही मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना बार में, 8 बार में 80, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक किसी को, बोलो कोई दिक्कत। समचतुर्भुज की परिमिति 56 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका इतना दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज की परिमिति की बात किया, समचतुर्भुज आपका यह है, और समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने वाली भुजा सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब कह रहे हैं इसका परिमिति मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 56, और ये 4 गो भुजा है, तो 4 से परिमिति मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल, तो ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये आपका मान लेते हैं कि ये हाइट आपका दे रखा है, हाइट आपका दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, तो इसका एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, 14×15, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ पाए और देख पाए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल बोला गया, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। याद रखना एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जो आपका सर्कल बनता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो सर्कल आपका यहां पे निर्माण हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, है ना। त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त होगा और बाहर आपका परिवृत्त होगा, मतलब ये आपका जो आर है इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। तो याद रखना यहां से अगर हम ये आर की बात करें, तो ये आपका इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पे ध्यान देना, एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ निकाल लेते हैं। तो अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये दे रखा है 154, 154 दे रखा है, और हम लोग के अनुसार हम जानते हैं कि 22/7, और ये आर स्क्वायर ये आपका 154 है, तो ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो आर हो जाएगा आपका कितना, 7। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसके भुजा के रिस्पेक्ट में इसका जो मान होता है, आर बराबर जो मान होता है ए बाय आपका 2/2√3 होता है, तो यहां से आर यहां पे 7 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 14 रूट आपका 3 हो जाएगा।
आप डायरेक्ट यहां भी ये भी लिख सकते थे आर के जगह पर, ये आर के जगह पर ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे, आर के जगह पर आप ये इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, समझे। आर के जगह पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ए का मान डायरेक्ट आ जाता। तो यहां हम एक स्टेप बढ़ा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टेप को उसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो ए बराबर आपका 14√3 है। तो आपसे क्या बोला गया है, इसका परिमाप पूछा गया है। तो त्रिभुज का परिमाप आपका हो गया, क्या होता है, 3a होता है। तो 3a मतलब 3 गुना आपका 14√3, तो 14 या 42, और √3 का मान हो जाता है आपका 1.733 तक ही मान लो, एक ही डिजिट दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा बताओ। तो 4 × 3 = 12 और 7 × 4 = 28, 28 × 1 = 29, 4 × 1 = 4, 1 = 6। और यहां से अगर हम लिखते हैं 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 7 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 का 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3। तो ये आपका आ जाएगा 6 6 9 3 आपका 12 और 6 1 7, 72 आ रहा है जी, यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये इतना ही आ रहा है, देख लो तो 72, हाँ ठीक है, हाँ 72.66 आ रहा है, मतलब ये आपके 7 के बराबर ले लिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक, 6 होगा, हम 3 ले लिए उतना ही। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा कि यहां पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण है। कह रहा कि पी क्यू और क्यू आर ये आपका 3:4 है। तो बताओ ये रेशियो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है साइन पी, तो साइन पी और यहां से पूछा गया आपसे साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर की मान पूछा गया है। तो P की अगर मान करेंगे तो P का सामने वाली भुजा आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस 5 ही रहेगा। Q की बात करेंगे तो साइन Q बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री होगा, साइन 90 बराबर आपका 1 होता है। R की अगर बात करें तो साइन के R की बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका ये हो गया, है ना। तो यहां से आपका हो जाएगा 7/5 और 5 × 5, ये आपका 12 आपका कितना हो गया, 5 आएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भावना अग्रवाल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताओ मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करें कि PQ एक वृत्त का जीवा है और वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई है। तो यहां पे देखो, पहले एक एक चीजों को समझो। पहले करा कि PQ एक वृत्त का जीवा है, एक वृत्त बना लिए और एक वृत्त का हम यहां पे जीवा भी दे दिए, इस जीवा भी इसको हम दे दिए, ये आपका जीवा है, जीवा है ना। ये आपका P और Q आपका ये जीवा है। करा कि वृत्त पर बिंदु X पर, वृत्त पर बिंदु आपका मान लेते हैं कि यहां से X कोई बिंदु है, कोई बिंदु आपका मान लेते हैं यहां से आपका X है, X X R को बढ़ाई हुई भुजा P Q R पर काटती है। मतलब याद रखना, इसको क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है, इस X को यहां से बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। बढ़ा दिया गया और इसको भी यहां से यहां तक इसको बढ़ा दिया गया, इसको भी यहां से यहां तक बढ़ा दिया गया। अभी जब बढ़ा दिया गया यहां से, तो ये आपका मान लेते हैं कि x यहां पे x पे कट कर रहा है
और ये आपका आर तक यहां पे काटती है, मतलब आर पे काट करती है। तो एक्स आर का मान आपका ये दे रखा है 12 और पी क्यू का मान दे रखा है एक्स और ये आपका क्यू आर का मान दे रखा है एक्स माइनस आपका 2। आप जानते हैं मेरे दोस्त कि हम जानते हैं कि ये आपका स्पर्श रेखा जो होगा एक्स आर एक्स जो स्पर्श रेखा होगा इक्वल टू क्यू आर गुना आपका पी आर हो जाएगा। तो ये आर एक्स का बात करें तो ये 12 बराबर है 144 और क्यू आर की बात करें तो ये आपका x माइनस 2 और ये आपका जुट जाएगा तो ये आपका 2x माइनस 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, अगर सॉल्व करेंगे तब पर भी आएगा लेकिन द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, 7 में से 2 गया, यहां 5, 7 में से 2 गया तो 5, 5 से कोई भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, लेकिन ये आपका नहीं हो पाएगा। 6 करें, 6 में से 3 गया, 6 में से 2 गया 4 और 6 दूनी 12 और 2 10, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ये भी आपका 40। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो सी देखेंगे तो सी अगर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 और 10 दूनी 20 और यहां पे आ जाएगा 18। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाय ऑप्शंस कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर और इसके सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंब की लंबाई इतना दे रखा है। मान लेते हैं कि एक आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपका कोई भी चतुर्भुज है, पता नहीं मुझे कौन सा, कोई भी चतुर्भुज, इसमें कोई बराबर वगैरह या तो समांतर चतुर्भुज है ना समांतर सम चतुर्भुज है, कोई भी आपका एनी, ये आपका खींच दिए, ये खींच दिए। अब बोला गया कि ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 20 मीटर है। अब यहां बोला कि इसके सम्मुख शीर्ष से इस डायगोनल का सम्मुख शीर्ष ये है और डायगोनल का ये सम्मुख शीर्ष ये है। अब बोला गया यहां से इसको शीर्ष से खींचे गए लंबों की लंबाई, यहां से खींचा गया लंबों की लंबाई ये 12 मीटर है और ये आपका लंबों की लंबाई कितना है 18 मीटर है। तो इसका एरिया निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू 20 और ये दोनों का योगफल, लंबों का योगफल मतलब 12 प्लस आपका 18, तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में और ये आपका 18 12 3 30 आपका 300 हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करें, मान क्या होगा, तो यहां से आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, या आप एक काम करो, आप कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं लेकिन हम यहां पे गुणा करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप वैल्यू भी रख सकते हैं लेकिन सॉल्व करते हैं इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये एक्स वाई और x आपका ये आ गया 3x स्क्वायर और ये आपका आ गया 2y स्क्वायर और ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 6xy। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी के बी में, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x स्क्वायर और इसको अब यहां से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना एक्स वाई और 3 दूनी 6xy और ये माइनस 3y स्क्वायर। देखो कौन कौन कट रहा है, उसको काटते चले जाओ। तो यहां से देखो ये वाला आपका इससे कट रहा है। ठीक है, अब क्या कटेगा, देखो यहां से 2x x ये आपका हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर
और ये -3 और ये आपका हो गया कितना, और 3 2 5। ठीक है, रुक जा, देखो ये 3x² माइनस 3x² माइनस ये -3x² और 2x² और +2x² 3x ये कैंसिल हो जाएगा, -2y -y और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा। तो देखो यहां से ये एक्स वाई आपका 2xy, ठीक है, और -2 -y और यहां पे आपका हो गया कितना -3, तो 3 3 3 आपका हो जाएगा -6y²। अब इसको देखो यहां से कॉमन लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, तो यहां पे आपका बच जाएगा क्या y बच जाएगा, तो यहां पे आपका x हो जाएगा 2x यहां पे, और यहां पे आ जाएगा कितना 3y। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक ना। करा कि 45 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा एक 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनती है। मतलब यहां पे बोला गया है कि एक आपका यहां पे 42 मीटर आपका लंबा है, तो छाया इसका बनता है कितना 35 सेंटीमीटर छाया बनता है, ये छाया है। फिर बोला गया है कि एक टावर आपका इतना लंबा है और इसका 25 मीटर आपका लंबा है और इसका छाया कितना बनेगा, यही बोला इसका छाया x। अब कह रहा है उसी टाइम उसी समय, जब उसी समय की बात कर रहा है तो याद रखना कि ये 42 ये मीटर आपका ये ऊंचाई और इसकी छाया का जो रेशियो होगा वही इसका लंबाई और इसके छाया का रेशियो दोनों आपका बराबर होगा। 7×6 = 42, 7×5 = 35, तो ये आपका आ जाएगा कितना एक मिनट, एक मिनट, ये आपका क्या है छाया है, ये आपका छाया लंबी छाया बनता है, मतलब ये 25 और ये x है, मतलब टावर की ऊंचाई निकालना है, तो x बटा कितना आ जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, तो 6×5 = 30, मतलब ये आपका आ गया कितना x बराबर 30 आ जाएगा, x बराबर 30, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। उसी समय की बात किया है तो याद रखना कि इसकी लंबाई और छाया का रेशियो, इसकी लंबाई और छाया का रेशियो दोनों समान होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे सेम टाइम की बात किया है, सेम टाइम की बात किया है, सेम टाइम की बात किया गया, ठीक है, सेम टाइम की बात किया है, इस बात को ध्यान रखना, सेम टाइम, ठीक है भाई। हाँ उल्टा हो गया था। अब देखो यहां पे बोला कि 13.2 मीटर व्यास और 14 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू में गेहूं की कितने बड़े थैले खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक थैले में गेहूं का भरे जाने की आवश्यकता स्थान इतना मीटर क्यूब है। याद रखना कि वो शंकु का जो वॉल्यूम होगा, वो शंकु का वॉल्यूम 1/3 22/7 r²। तो यहां पे r² की बात करेंगे तो यहां पे r बराबर निकालने की अगर बात करें तो 6.6, तो 6.6 और ये 6.6 और इसकी ऊंचाई आपका 14, मतलब ये आपका ये जो है आपका इसमें ये इसका वॉल्यूम है। और इसमें क्या किया है कि इसमें कितने गेहूं के थैले थैले भरे जा सकते हैं, तो इस तरह से आपका बहुत सारे थैले इसमें हट सकते हैं और एक थैले का वॉल्यूम आपका दे रखा है 29 पॉइंट इतना, तो इसमें कितने थैले भरे जा सकते हैं एन थैले, मतलब इतना इतना गरा इतने मीटर क्यूब थैले को 1 मीटर इतना क्यूब करता है, इस तरह से एन को अगर रखेंगे पूरी तरह से भर जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम और एक थैले का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप कट कर दो, देखो कैसे कट करेंगे, तो पॉइंट हटेगा तो यहां पे आपका 100 और पॉइंट यहां से भी हटेगा तो यहां पे भी आपका 100, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, 100 हो गया, डायरेक्ट आपका एक पॉइंट खत्म कर देते, ऐसे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होता। देखो यहां से आपकी बात करें तो 7 दूनी 14 और ये आपकी अगर बात करें, ये बात करें तो 3 से आपका कट जाएगा आपका कितना 22 बार में ये कट जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां से
6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। देखो यहां से अगर हम कट करने चाहते हैं तो यहां से इसको कट कर दो, 2 इकाई 2 और 4 दूनी 8, 10, 5, ये आपका हो गया। ठीक है, 22 से अगर कट करते हैं तो 22 से अगर कट करते हैं तो 22 से आपका ये हो गया 66, 12 में कट हो जाएगा तो ये भी 66 से कट जाएगा। तो n बराबर आपका आ गया 22, मतलब 22 आपका थैले। कितने थैले हटेंगे? 22 थैले हटेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला कि उम्र के आंकड़े दिए गए हैं और ये उम्र है और ये बच्चों का संख्या है, तो इसका माध्य और बहुलक का अंतर क्या होगा? तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 6 बच्चे हैं तो पहले योगफल निकालना पड़ता है माध्य निकालने के लिए। माध्य बराबर हम जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो माध्य बराबर होता है, तो ये पहले गुणा करेंगे, है ना, पहले गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 102, है ना, 112, 128, तो सभी को यहां पे जोड़ेंगे, सभी को जोड़ दिया जाए। तो जब सभी को जोड़ दिया जाए तो 2 2 4 8 4 12 12 12 3 15 15 5 आपका यहाँ पे 20। तो यहां से 20 20 20 लेंगे तो यहाँ 2 2 2 1 3 3 2 5 5 5 5 5 आपका 10 और 10 और 9 10 10 20 और यहाँ 5 आ जाएगा। और यहां से आपका 3 3 6 6 2 8, मतलब ये 850 आएगा। तो यहां से याद रखना इसका जो माध्य होगा, इसका जो माध्य होगा तो 880 हो जाएगा और बटा संख्या देखो कितना है, कितना संख्या है टोटल भाई, टोटल संख्या कितना है, 17 दूनी 34 और 16, 34 और 16 हो जाएगा आपका 50 और 50 और 16, 50 और 20 आपका 70 ले लो, 70 हो गया। तो 70 यहां पे दे दिए एक को और 70 दे दिए तो यहां से आ गया 15 15 30 100 हो जाएगा। ये कट गया तो ये आपका आ गया, सॉरी 50 है ना, तो 8 पॉइंट आपका 5 आ गया। अब यहां पे बहुलक की अगर बात करें तो देखो यहां से बहुलक मतलब किस कौन से एज का स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कौन से स्टूडेंट का एज बहुत ज्यादा है। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि सबसे मैक्सिमम आपका जो है, मैक्सिमम देखो यहां पे कौन सा कितना मतलब कौन से एज वाला सबसे ज्यादा बच्चा है, तो 19 आपका 10 बार है ना, देखो 19 आपका सबसे 10 बार है, मतलब 19 ये आपका जो है सबसे ज्यादा 10 वाला बच्चा है। तो सबसे ज्यादा आपका 10 बच्चा है 19 साल, मतलब यह सबसे ज्यादा आपका बहुलक हो जाएगा कितना, 10। तो ये दोनों के बीच का अंतर अगर निकालने की बात करेंगे तो ये अंतर आपका देखो कितना हो गया, ये आपका 1.5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ आपका कमेंट दिख रहा है बादल जी, सभी का कमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/√3 होता है। आप जानते हैं मेरे भाई, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि अगर यहां पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका होता है 1। आप जानते हैं दोस्त कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू आपका ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा ये आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय आपका सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा हो जाएगा। याद रखना कि कभी भी अगर बात किया जाए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x होगा तो याद रखना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी मान क्या होगा, 1/x होगा। तो यही यहां पे बात किया गया है कि जब भी सेक थीटा का प्लस आपका टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है तो याद रखना कि सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा का इसका रिवर्स हो जाएगा √3। तो ये वाला आपका कट का हो गया, तो सेक थीटा 2, तो ये आपका सॉल्यूशन कर दो, जोड़ दो,
तो 3 तिया आपका हो जाएगा 3 × 1 = 4, 4/√3, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में। तो यहां से आपका 2/√3 आपका कौन से वैल्यू हो जाएंगे मेरे भाई, तो ये आपका 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहां से cot थीटा, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री जैसे ही होगा तो ये आपका √3 होगा, और cos 30 बराबर होता है √3 cos 30 है ना, तो cos 30 आपका √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2√3 प्लस 3 ठीक है, ए आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, ये कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पे बोला कि निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b सॉरी बराबर इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से पहले a1/a2 लेंगे, तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 बटा आपका हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट, x का आपका गुणांक ये, ठीक है। अब देखो यहां से y का गुणांक, यहां y का गुणांक -a है, और यहां पे y का गुणांक आपका यहां पे 6 है। इसको सॉल्व करो, 6 का ही 6, तो यहां से आपका आ गया -a² ना, ये माइनस माइनस ये आपका गुणा होगा, तो -a और माइनस माइनस प्लस a² होगा, तो a² और a + 6 = 0। तो यहां से देखो हम डायरेक्ट करेंगे, 3 × 2, ये माइनस और माइनस माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मतलब a का वैल्यू आपका देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो यहां पे देखो बड़ा का चिन्ह आपका नेगेटिव है, और गुणा करने पर आपका, गुणा करने पर भी नेगेटिव, 3 दूनी 6 और बड़ा का चिन्ह आपका इतना है, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, और आंसर आपका ये भी होगा। ठीक है, ए बराबर आपका क्या होगा 3, ये नेगेटिव है तो ए का मान पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ए का मान आपका नेगेटिव होगा। तो ये चीज आप समझ पाए, ए का मान आपका 3, ए का मान 3 है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 3 आपका है ही नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन मार के आप ऐसे बढ़ सकते हैं, लेकिन और भी देखो यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे आपको निकालना है मेरे दोस्त, देखो यहाँ से अगला बी का निकालना है। तो मान लेते हैं यहां से बी वाला, बी वन आपका है -a, और b2 आपका है कितना 6, और यहां से आपका 2 - a, और आपका हो गया a प्लस कितना डज नॉट हो जाएगा +b। यहां पे 3 है तो 3 को ही रखो, 3 को रखो, -2 को हटाओ, तो यहां से आपका हो जाएगा a का मान, तो यहीं पे देखो हम पुट कर दे रहे हैं, यहीं पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है 3, तो यहां से आपका ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा कितना -1/2, और यहां से देखो सॉल्व करेंगे तो -1/2, और ये आ जाएगा आपका कितना -1 और 3 + b डज नॉट, तो ये आपका देखो खत्म हो गया, और ये आपका आ गया 3 + b, तो b = हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी ही आ गया, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, माइनस में होगा भाई, माइनस में होगा। तो ये आंसर, आप देखो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट मार के आगे बढ़ जाते, रिक्स लेते तो डायरेक्ट आपको मार के आगे बढ़ जाते, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे ए का मान 2 वैल्यू है, लेकिन आपको तीन ही, यहाँ पे 3 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 3 लेकर, और 3 जो लिया है वही यहाँ पे पुट करना है ए की जगह पर, ठीक है। ठीक, आगे बोला गया कि दो जीवाएं दो वृत्त में दो जीवाएं सॉरी एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं,
एक जीवा इस तरीके से है और मान लेते हैं एक जीवा आपका इस तरीके से दिया हुआ। एक जीवा आपका m और n है और एक जीवा आपका p और q है और कट कहां कर रहा है, 0 पे, o पे कट कर रहा है। तो MO बराबर आपका दे रखा है 9 और ON दे रखा है 5 और OQ आपका टोटल 6 है। तो OP निकालना है। OP मतलब ये x है, तो ये 6 माइनस आपका x होगा, क्योंकि टोटल आपका 6, ये x है, तो ये 6 माइनस x होगा। तो याद रखना, ये आपका जीवा का अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो जीवा का कॉन्सेप्ट होता है MO और ON का गुणनफल OP और OQ का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप जानते होंगे ये। ठीक है, अब देखो यहां से आप सॉल्व करते हैं। MO का बराबर 9 और ये आपका 5, OP बराबर x और ये दिया हुआ है 6 माइनस x। तो इसमें ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 9 पचे आपका 45, अगर हम 6 रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर हम 7.5 रखते हैं, OQ, सॉरी OQ है ना, OQ आपका 6 दिया। रुक जा रुक जा रुक जा, ये टोटल 6 है। तो 3 से 3 तिया 3 दूनी, तो ये आपका आ गया 15/2 और ये x, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 7.5। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नहीं, ऑप्शन नहीं करना है, मतलब यहां पे हम गलती ले लिए, तो 6 माइनस एक्स लेती है। ये आपका ओपी का ही मान आपका 6 दे रखा, हम ले लिए थे पी क्यू का मान 6, इसलिए यहां पे हमको यहां पे x इंटू 6 माइनस एक्स लिख देते, उसमें बोले थे कि ऑप्शन से लिख लो। ठीक है, ऑप्शन, लेकिन अब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ओ क्यू ही बराबर यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33 नंबर सवाल में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा एक चौथाई आपका कट जाता है। तो यहां से बोला कि यहां क्या हुआ, ये आपका एक वृत्ताकार पिज्जा है। अब वृत्ताकार पिज्जा आप कह रहा है कि एक चौथाई इसको कट कर लिया, एक चौथाई यहां से कट कर लिया। अब एक चौथाई यहां से कट कर लिया मेरे भाई। अब एक चौथाई जब कट कर लिया, तो एक चौथाई मतलब ये टोटल आपका 360 डिग्री का एंगल होता है। तो एक चौथाई 360 डिग्री का अगर हम एक चौथाई निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आपका हो जाता है कितना, 90। मतलब ये 90 काट के निकाल लिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये 270 डिग्री होगा। तो आपको ये वाला पिज्जा, ये वाला भाग निकालना है, ये वाला आपका भाग निकालना है कि इस जो शेष पिज्जा बचा हुआ है उसका एरिया, परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप क्या है, तो शेष पिज्जा का, हम जानते हैं कि ये 14 और ये 14, ये निकाल लिया गया, आपका ये बचा हुआ है। तो इसका परिमाप जानते हैं, 2 पाई 22/7 आर 14 इंटू थीटा। थीटा आपका कितना होगा, 200। देखो ये आपका थीटा कितना होगा, 270, शेष जो बचेगा 270 और 360 गुना जोड़ आपका। देखो परिमाप की अगर बात करते हैं तो देखो ये वाला आपका पूरा भाग और ये वाला भी भाग हो जाएगा, आर आर 2R, तो 2R मतलब इतना। क्या कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो यहां से एक बात समझो कि ये आपका 7 दूनी 14, ये कट गया, और ये 4 से 4, ये 0 से 0 कट गया, और 9 तिया 27 और 9 चौक 36 ये कट गया, और 2 दूनी 4 इसको कट खत्म कर दिए, तो 22 तिया 66 और प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये आपका हो गया कितना, 8 6 14, 22 तिया 66। ठीक है, और 22 तिया 66, 8 6 14 और 6 दू 8 1 9, तो ये आ जाएगा 94। 94 कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 141 हो रहा है।
कहाँ पे हो रहा है, गलत है क्या? 2 πr 21 संपूर्ण पिज्जा निकाल दिया गया है, तो शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा? 14 दूनी 28, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, तो 0 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, कम इतना ही तो आ रहा है, कहाँ 99 हो जाएगा? कहाँ पे 99 होगा भाई? 2r इसका परिमाप हो जाएगा और रेडियस 21 है ना, और रेडियस 21 है, 14 कैसे ले लिए भाई? 14 कहीं था क्या? 21 है, ये 21 है, और ये आपका 2 गुना कितना हो जाएगा? 21, ये कैंसल, फिर से काटना पड़ेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 14 कैसे ले लिए? तो 7 तिया 21, ये कट जाएगा आपका 3 बटा कितना? 4, तो यहां से आपका ये कट गया कितना बार में? तो यहां से आपका कट गया 2 बार में, और ये कट जाएगा 11, 3 तिया 9, तो ये 99 प्लस आपका 42, ये आपका आ जाएगा 141, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोला कि एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र आपका दिया हुआ है, एक ये वृत्त है जिसका केंद्र आपका दे रखा है कितना? ये 2:3 दे रखा है, ये केंद्र है, ठीक है। इसको हम x1 और y1 मानेंगे। अब क्या बोला कि एक स्पर्श रेखा, एक रेखा स्पर्श करता है, एक रेखा स्पर्श करता है जिसका यहां पे दिया हुआ 4x + 3y और -7, ये आपका रेखा पे लंब होगा, ये रेखा पे लंब होगा। तो याद रखना यहां से वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने की बात करें, ये लंब को निकालने की अगर बात करें, त्रिज्या को निकालने की बात करेंगे, रेडियस निकालने की बात करेंगे, तो याद रखना हाफ इंटू ax1 by1 और प्लस सी बटा √अंडर a² और ये b² हो जाएगा, ये वाला आपका हो गया, ठीक है। तो यहां से रेडियस निकालने की बात करेंगे, तो a आपका यहां पे दे रखा है, ये a है, ये b है, और x1 आपका ये इस पे लाई करेगा, इस पर जाके यहाँ पे लंब है तो ये लाई करेगा, तो लाई करेगा तो आपका हो जाएगा कितना? ये a 4 है, ये 4 है, और ये 2 है, और b आपका कितना है? 3 है, और ये आपका कितना है? 3 है, और ये आपका 7 है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और ये 7, √अंडर आपका 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम यहां पे देखेंगे तो 9 8 17 में से 7 किया 10, और इसका आपका हो जाएगा कितना? 5, मतलब रेडियस आपका क्या हो जाएगा? रेडियस आपका 2 यूनिट्स हो जाएंगे, 2 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, है ना, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है बात, समझे? एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या इतना है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? तो याद रखना कि ये वाला आपका एक त्रिज्यखंड है, यहां से एक त्रिज्यखंड को काटा गया, और इसकी त्रिज्या जो है वो 14 और इसकी त्रिज्या आपका 14 है, ठीक है, और इसका आपका 45 है, तो इसी का आपका परिमाप चाहिए, ये वाला परिमाप चाहिए। तो इसका परिमाप अगर चाहिए तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 14,
और 45/360 और प्लस 2 गुना 14। तो 7 दूनी आपका 14, 45 ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट गया 11। तो यहां से 11 प्लस 4 दूनी 14 दूनी 28, मतलब ये आपका आ गया कितना, परिमाप 39 मीटर, 39 आ गया है, 39 ठीक है, 39 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा कि 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरह से इसको फेंटे गए, अब पैक से एक कार्ड निकाला गया, तो क्वीन या क्लब कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी, क्वीन या क्लब, है ना, क्लब कार्ड या क्वीन निकालने की प्रायिकता क्या होगा, इसकी बात किया गया है। तो बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई बताओ जल्दी से, 1 मिनट आते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि क्वीन कार्ड, अगर क्वीन कार्ड की बात करें तो यहां से याद रखना कि क्वीन कार्ड जो होगा, क्वीन कार्ड टोटल जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और क्लब कार्ड की अगर बात करें, क्लब कार्ड की बात करें तो क्लब कार्ड की आपकी संख्या हो जाएगा 13। और याद रखना कि या तो यहां पे बोला कि या तो क्वीन या क्लब, मतलब क्लब और कार्ड कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। तो एक आपका ऐसा है, एक आपका ऐसी संख्या है जो क्लब में ही एक क्वीन कार्ड है, क्लब में ही एक क्वीन कार्ड है इंक्लूड है, तो क्लब में ही एक क्वीन कार्ड इंक्लूड है, मतलब ये एक संख्या जो होगा क्लब में ही एक क्वीन कार्ड है, क्लब में ही एक क्वीन कार्ड है। तो यहां से इसकी अगर प्रायिकता निकालने की बात करें तो नीचे आपका टोटल 52 पत्तों में से निकालना है, क्लब कार्ड निकालेंगे 4 और इसका निकालेंगे 13, लेकिन इसमें एक आपका क्लब कार्ड भी इंक्लूड हो जाता है, तो यहां पर आपका एक घटा देंगे, तो 13 आपका हो गया कितना, यहां से जल्दी से बताओ, 13 4 17 और ये आपका 16 52, तो 4 चौक और ये 13, मतलब यही आपका आ गया 4/13, 4/13 आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? हम्म, जल्दी से बताओ। 16/52 ठीक है। ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं, यहां पे ध्यान देना, यहां पे गुना करना ही पड़ेगा क्रॉस, ये बटा में 1 है तो ये इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, तो ये आपका हो गया 21 कॉस, कोई और उपाय नहीं दिख रहा है। अगर ये सेम चीज नेगेटिव पॉजिटिव रहता तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते, 2 से इसको गुना होगा तो 2 इसमें गुना होगा, तो 6 cos A प्लस 4 दूनी 8 sin A। तो यहां से आपका हो जाएगा कॉस इधर आके घटेगा, कॉस इधर आके आपका घट जाएगा, तो 21 cos A अगर इधर आके घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, और 3 उधर जाके घटेगा, तो यहां से आपका मान क्या नीचे निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, तो ये आपका कॉस ए बटा साइन ए, तो ये आपका आ गया 1/3, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, 1/3।
अगली सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए p प्लस 1/9 रूट पी प्लस के स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होगा। एक पूर्ण वर्ग की अगर बात किया गया है तो याद रखना इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में रहा होगा ये ए स्क्वायर प्लस 2 बी, बी का बात करेंगे तो ये 1/9 है, मतलब ये 2 नहीं है यहां तो 2 से कटा होगा। ये अगर ये 1/18 है तो 1/18 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर किए होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि k बराबर आपका ये रहा होगा, तो k बराबर आपका हो जाएगा 1/18। लेकिन ये प्लस माइनस भी होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा तो स्क्वायर में ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी लेंगे तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग बनेगा ही, क्योंकि नेगेटिव a प्लस बी ये भी एक पूर्ण वर्ग है और a माइनस बी ये भी एक पूर्ण वर्ग है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, b नहीं होगा। यहां पे क्या हुआ, अगर ये 2ab तो 2a का मान या रूट b का मान यहाँ पे 1/9 दिया, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं कट, मतलब 2 से कट गया होगा तो 1/18 होगा, तभी तो ये कट कर आपका 9 आया होगा। ठीक है, एक शंकु के छिन्नक के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या त्रिज्या इतना दे रखा, ऊंचाई इतना दे रखा है, तो इसका आयतन होता है, आप जानते हैं कि छिन्नक फ्रस्टम का आयतन होता है 22/7 22/7 और h 12, आर बड़ी आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर तो ये आपका 400 आ जाएगा, छोटी आर का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और बड़ी आर छोटी आर गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। 3 चौक 12 तो ये आपका हो जाएगा 22 चौका 88, और यहां से देख लो 9 6 6 12 12 और 12 का 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 इतना आ गया। ठीक है, 400 200 400 200 660 60 60 120 29। ठीक, अब इसको गुणा करना है तो देखो कैसे गुणा कर सकते हैं। क्या हम इसको 11 × 8 लिख सकते हैं, 8 से पहले गुणा कर दो, तो पहले 8 से गुणा कर दो, तो 8 से अगर गुणा करते हैं या एक काम करो इसको 90 मान लो, 90 मानेंगे तो यहाँ पे 0 9 9 81 का 1 9 9 1 9 से गुणा कर दो 90 9 9 9 81 और 9 दूनी 18 18 8 आपका 8 8 16 26 2, फिर 88 64 64 2 आपका हो गया कितना 66, फिर आपका यहाँ पे 2 2 कम है तो 2 यहां से गुणा करो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 8 दूनी 16 कम हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ पे बच गया आपका 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बच गया 5 5 में से 1 गया 4, ये आपका आ गया। अब इसको 7 से अगर काटते हैं तो 7 से काटेंगे इससे गलत कहीं गुना हुआ है क्या, कितना आ रहा है गुना होके, कितना आ रहा है गुना होके, छोड़ो हटाओ आप गुना करके बता दो मेरे भाई कितना आ रहा है गुना करके। 7 से कटेगा क्या, 7 कहीं 7 12 7 कहीं 7 7 5 12 कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है कितना 7 2, इतना ही तो आया था शायद, वो गलत कुछ तो इधर गड़बड़ हुआ था, तो ये कटकर हो जाएगा आपका 7 इकाई 7, और यहां से आपका हो जाएगा कितना 7 7 चौका 28, और आपका हो जाएगा कितना 7 चौका 28 1 15 7 दूनी 14 है ना, इतना इतना आ गया 7 दूनी 14,
आपका हो गया 7 एक 12 सात इकाई 7। अब ये इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, है ना। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो जब इसको लीटर में लिखना होगा कि लीटर क्या होगा, तो याद रखना इसको क्या करेंगे, 1000 से आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया, इतना ही दिया है, एक ही डिजिट दिया है, मतलब यही आपका लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इतना, है ना। चलिए, ये आप ये कंप्लीट हुआ। आज का ये लास्ट सवाल है, ये भी आपका कैलकुलेटिव है और इसमें भी आपको समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। इसका कोई भी उपाय अगर ऐसा हो, अगर ये संरेखीय है तो संरेखीय तो स्लोप आपका इसका सेम होगा, स्लोप सेम होगा, तो इसमें स्लोप सेम होगा ना। मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप आपका सेम हो जाएगा, है ना, स्लोप सेम हो जाएगा। तो याद रखना कि स्लोप सेम होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो के, या तो ऐसे निकाल सकते हो, या तो आप स्लोप भी निकाल सकते हैं। कौन सा आसान होगा जल्दी से बताओ। स्लोप आसान होगा, क्या होगा, स्लोप मेथड। कौन सा आसान होगा, ये मेथड आसान होगा, स्लोप मेथड होगा। तो स्लोप में हम जानते हैं कि स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप में आपका होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्यों स्लोप लगाया, क्योंकि ये संरेखीय है, कॉलिनियर है, और जब भी कॉलिनियर होता है मतलब एक ही लाइन पे होता है, मतलब यहाँ पे जब भी कॉलिनियर होता है तो एक ही लाइन पे होता है, तो ये बात समझ जाइएगा कि वो आपका क्या होगा, स्लोप आपका सेम होगा। चलो यहां से देखो, स्लोप ही यूज करते हैं, स्लोप ही यूज करते हैं। तो यहां से देखो कि ये आपका मान लेते हैं कि y1 y2 है और ये आपका y1 है, ये y1 है। तो यहां से आपका 2k और माइनस 2k माइनस 2 और प्लस आपका ये हो जाएगा कितना, प्लस ये आपका हो जाएगा 2k बटा, इसको इधर लिख लेते हैं, 2k और माइनस आपका 2k और बटा आपका हो जाएगा। तो देखो यहां से ये आपका x2 है और ये आपका x1 है, तो माइनस k और प्लस 1 और ये माइनस आपका k हो जाएगा, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। अब यहां से एक बात समझेंगे कि इसका भी स्लोप, ये दोनों का भी स्लोप निकाल सकते हैं, ये दोनों का भी स्लोप निकाल सकते हैं, और ये दोनों का अगर स्लोप निकालेंगे तो यहां से आपका आ गया y3 मतलब 6 माइनस आपका 2k और इसका आपका आ गया है कितना, 2k माइनस 2k। अब जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपका हो गया x3 ये, और यहां पे x2 घटाएंगे तो माइनस, घटाएंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस के, है ना, इसको घटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस के और माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो दोनों का स्लोप आपका सेम हो जाएगा, है ना। देखिए यहां से देख लेना, आपका कैलकुलेशन करके आप लोग, इसमें आपका काम है। तो ये आपका आ गया 4k माइनस 2 और ये माइनस के 2k प्लस 1, और ये आपका आ गया, देखो यहां से 6 माइनस 4k और ये आपका माइनस माइनस आपका 5 आ गया। इधर जाके गुना होगा तो 5 चौक 20 के और माइनस माइनस प्लस आपका 10 और 6 दूनी 12 के, 6 दूनी 12 के और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 4 दूनी 8 के स्क्वायर। अब देखो ये आपके इसके साथ गुना गया, अब इसको गुना करेंगे प्लस 6 और ये आपका हो गया कितना 4k।
ठीक है, तो यहां से आप ले लेंगे 8k का स्क्वायर, तो 12k और 4k 16k, ये प्लस उधर जब माइनस आएगा तो प्लस में, तो प्लस आपका हो जाएगा कितना 4k। अब देखो ये 6k है, ये उधर जाएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कर सकते हैं 8k स्क्वायर और 8 चौक 32, ये देखो 8 चौक 32 हो गया, तो माइनस ये प्लस आपका हो गया 8k और माइनस आपका 4k, 8 चौक 32 और ये आपका आ गया 4 इक्वल टू 0। तो ये यहां से देखेंगे कि 8k कैलकुलेशन है थोड़ा सा भाई, इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका अगर लेंगे तो 8k, तो k का मान हो जाएगा +4/8, ये आपका हो गया 1/2, और k का मान उधर जाएगा तो ये आपका -1, मतलब ये दोनों वैल्यू होगा, ये दोनों वैल्यू होगा, k का पॉजिटिव नहीं बोला है, दोनों वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें कैलकुलेटिव कैलकुलेशन है, ठीक है, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी आप किसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए, ये आज का क्वेश्चन, आज के टोटल क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कल, कल में भी आपका अगर कल देखिए कल 9 बजे से हो सकता है कि आपका जो 100 नंबर सेट है, अगर हम कल कुछ काम अगर काम नहीं मतलब कहीं नहीं गए, है ना, कहीं जाना अगर नहीं गए, तो कल हम 100 नंबर सेट आपका 9 बजे मॉर्निंग में आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, मॉर्निंग में आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।